नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चैप्टर चल रहा था हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। और जीव जनन कैसे करते हैं उसमें हमने कल के वीडियो में देखा था कि जो पुष्प होते हैं उसमें जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मानव में प्रजनन कैसे होता है, मनुष्य में है वो जनन प्रणाली किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से जो मादा जननांग होते हैं और पुरुष जननांग होते हैं, किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है, वो सारा आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम जनन स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है जो मानव है उसको क्या करना है कि जनन करने के लिए सबसे पहले उसको जनन करने के योग्य होना है, जनन करने के लिए परिपक्व होना है। अब कोई छोटा बच्चा है वो क्या जनन कर सकता है? वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जनन करने योग्य परिपक्वता अभी तक नहीं आएगी। तो सर ये परिपक्वता कब आती है? जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है। जब कोई बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसमें गौण लैंगिक लक्षण आना प्रारंभ हो जाते हैं। गौण लैंगिक लक्षण क्या है कि इस एज में क्या होता है कि जो लड़के तथा लड़कियां उनके अंदर जो नर जननांग तथा मादा जननांग विकसित होने लगते हैं और वो युग्मकों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। नर होते हैं उसमें शुक्राणु बनना प्रारंभ कर देते हैं और जो मादा होती है उसमें अंडाणु का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है। और इसी को अपन बोलते हैं किशोरा अवस्था या गौण लैंगिक लक्षण। अब गौण लैंगिक लक्षण के इसके साथ साथ ही दो काम तो ये हो गए कि इसमें क्या हुआ कि शुक्राणु तथा अंडाणु का उत्सर्जन होने लग गया, लेकिन उसके साथ साथ ही आप देखोगे किशोरावस्था आते ही लड़के तथा लड़कियों में बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि लड़के होते हैं उनका आवाज भारी हो जाता है, लड़कियों की आवाज पतली होने लगती है, उनके जो प्राइवेट एरिया होते हैं, प्यूबिक क्षेत्र होते हैं, कांख के नीचे बाल वगैरह ये आने लगते हैं। ये भी क्या है? किशोरावस्था की निशान। उसके साथ साथ ही उनमें लड़कियों में रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है। और ये सारे क्या है? ये सारे गौण लैंगिक लक्षण कब प्रारंभ हो जाते हैं? ये हमको इंडिकेट करते हैं कि इसमें क्या आ गई है? जनन परिपक्वता आ गई है। और इन्हीं सभी परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो मानव में प्रजनन, मानव में कैसा जनन होता है? मानव के अंदर कौन सा जनन होता है? लैंगिक या अलैंगिक? तो इसमें नर तथा मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन होता है। मानव में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता या यौवना आरंभ क्या होता है? लैंगिक परिपक्वता और यौवना आरंभ क्या बोलते हैं? तो जीवन का वह काल जब नर में क्या हो? शुक्राणु तथा मादा में क्या? अंड कोशिका या अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवना आरंभ कहते हैं। जब बच्चा क्या किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके अंदर नर में शुक्राणु पैदा हो जाते हैं जो वृक्षण के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और मादा में अंड कोशिका का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? यौवना आरंभ या लैंगिक परिपक्वता बोलते हैं। इस यौवना आरंभ में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? गौण लैंगिक लक्षण। क्या बोलते हैं? जिसको गौण लैंगिक लक्षण। अब कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं जो लड़के तथा लड़कियों में समान होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि कांख तथा जननांग के पास गहरे बालों का आना, त्वचा का तेलीय होना। आप देखोगे किशोरावस्था में आते ही बहुत बच्चों के कील मुहासे होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें त्वचा होती है वो तेलीय होने लगती है तथा मुहासे वगैरह निकलने लगते हैं। ये तो लड़की तथा लड़कियों में समान होते हैं। फिर केवल लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और उनमें रजोधर्म शुरू हो जाता है। रजोधर्म क्या होता है? इसको अपन जब निषेचन नहीं होता है अंडे का तब अच्छे से पूरा समझते हैं, ये अभी आगे अगली स्लाइड में देखना। फिर है लड़कों में क्या होते हैं? चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लगती है और आवाज क्या हो जाती है? भारी। और लड़कियों की आवाज क्या हो जाती है? पतली। अब इसके अलावा भी बहुत सारे शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं और इन सभी को अपन क्या बोलते हैं? गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं। क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। आपको यहां पर प्रश्न क्या बनेगा कि लैंगिक परिपक्वता क्या होती है? तो आंसर लिखना है ये। मानव में कौन सा जनन होता है? आपको लिखना है लैंगिक जनन। फिर
गौण लैंगिक लक्षण या यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन आपको लिख देने हैं ये। ठीक है, अब बढ़ते अपन आगे। अब मादा तथा नर जननांग को अपन को अच्छे से समझना होगा, तभी हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने पुष्प में क्या पढ़ा था, पुंकेसर और स्त्री केसर को पढ़ा, उसी प्रकार मानव जनन के लिए कौन नर जननांग तथा मादा जननांग को अच्छे से हमको समझना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, इनसे युग्मक निकलेंगे और निषेचन की प्रक्रिया होगी वही, और उससे क्या हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। अब अपन सबसे पहले लेते हैं नर जननांग। किसको लेते हैं हम, नर जननांग को लेते हैं। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। अब सबसे पहले है जो नर जनन तंत्र में मुख्य जो जननांग है, प्रमुख जननांग है, वो है वृक्षण। क्या है, वृक्षण। ये जो है ये आप देख रहे हो, ये इस प्रकार की गुलाबी रंग की संरचना होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वृक्षण बोलते हैं। तो ये क्या है, वृक्षण। अब इस वृक्षण में ही क्या पैदा होता है, इस वृक्षण में उत्पन्न होते हैं शुक्राणु। क्या होते हैं, शुक्राणु। ये शुक्राणु इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, यहां पर इसके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, और ये पूंछ वाला। ठीक है, अब ये आगे की इसमें गति करते हैं। अब एक वृक्षण में लाखों शुक्राणु बनते हैं। अब ये वृक्षण क्या करता है, शुक्राणु को पैदा करता है। अब जो वृक्षण होता है वो शरीर के अंदर ना होकर शरीर के बाहर होते। बहुत से जीव जंतु उनके शरीर के अंदर होते हैं, जैसे हाथी वगैरह में शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन मनुष्य में जो वृक्षण है वो शरीर के बाहर होते हैं। अब बाहर होने का कारण क्या है, क्योंकि बाहर वो भी लटकते रहते हैं, किसके अंदर, वृक्षण कोश। एक थैली नुमा संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, वृक्षण कोश कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, वृक्षण कोश। तो सबसे पहले मानव में नर में प्राथमिक जनन अंग है वृक्षण, जो वृक्षण कोश में होता है। वृक्षण से ही शुक्राणु पैदा होते हैं। आगे समझ। अब ये वृक्षण कोश बाहर क्यों लटके हुए, क्योंकि क्या होता है कि जो शुक्राणु पैदा होते हैं, अब शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इस 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़े से कम तापमान की आवश्यकता है। हमारे शरीर के तापमान से बाहर का तापमान है वो कम होता है। अब उससे कम तापमान की आवश्यकता होती है, किसको, शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए। इसीलिए ये वृक्षण का है, शरीर के बाहर है। जो वृक्षण है वो वृक्षण कोश में शरीर के बाहर लटकते रहते हैं। आ गया। अब हमने पहला पढ़ लिया वृक्षण। अब ये वाला चित्र देखो आप, यहां पर देखो मूत्राशय आ गया, मूत्र वाहिनी आ गई ये। अब ये जो सारे हैं ये तो किसके थे, उत्सर्जन तंत्र के भाग थे। ठीक है, अब ये रे वृक्षण। अब वृक्षण से दो नलिकाएं निकलती, ये देखो ये पूरी नलिका निकल रही है, ये पूरी नलिका निकल रही है, ये आप देख रहे हो, ये नलिका, ये इस नलिका को कहते हैं अपन शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं इसको, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं इसको, शुक्रवाहिका बोलते हैं। अब ये शुक्रवाहिका जाके कहां पर खुलती है, ये जाके खुलती है शुक्राशय में। कहां पर खुलती है, शुक्राशय में खुलती है। अब शुक्राशय में क्या होता है कि ये जो शुक्राणु है ये यहां से पैदा हो गए वृक्षण में। अब वृक्षण से शुक्रवाहिनी में, वाहिका में जाएंगे और जाके कहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, शुक्राशय में। अब शुक्राशय से एक चीज निकलती है, क्या निकलती है, शुक्रवाहिका में जाएंगे और वहां से कहां पर आएंगे, शुक्राशय में। ये वाला जो इस प्रकार की ये है, इसको क्या बोलते हैं अपन, शुक्राशय। वहां से कहां पर जाएंगे, शुक्राशय में। अब शुक्राशय में एक द्रव निकलता है जिसको बोलते हैं शुक्र द्रव। क्या बोलते हैं, शुक्र द्रव। अब ये द्रव क्या काम करता है कि ये द्रव है, ये क्या करता है कि शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए इसको पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, इसको पोषण। अब देखो शुक्राणु भी एक क्या है, कोशिका है। शुक्राणु भी एक क्या है, कोशिका है। अब कोशिका को जिंदा रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, तो ये शुक्र द्रव है वो क्या करता है, इस जो शुक्राणु निकले हैं वृक्षण से उनको पोषण प्रदान करता है। अब यहां से यहां पर एक और ग्रंथि होती है ये, जिसको बोलते हैं अपन प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करेगी कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, इससे भी एक द्रव निकलता है जिसको प्रोस्टेट द्रव कहते हैं। अब ये द्रव भी पोषण का कार्य करती है, ये द्रव भी क्या करता है, पोषण का कार्य करती है। कई बार ये प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर भी हो जाता है, जिसके कारण ऑपरेशन करके इसको निकाल भी देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, पोषण के लिए द्रव निकलता है। तो इसमें दो ग्रंथि होगी, पहला है शुक्राशय और दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि। इनसे क्या निकलते, द्रव निकलते हैं। अब उसके बाद यहां से लेकर ये भाग आ गया उसका, जिसको क्या बोलते हैं अपन, शीशन।
ये वाला भाग, ठीक है। अब देखो आप यहां पर देखोगे तो मूत्र मार्ग भी यहीं पर खुल रहा है और शुक्राणु भी आकर, शुक्र नलिका भी आकर यहीं पे खुल रही है। तो जो पुरुष होता है उसमें वीर्य निकलने और मूत्र के निकलने का मार्ग दोनों क्या होते हैं, एक ही होता है। देखो ये नली, मूत्राशय वाली नली भी आकर यहां पर खुल गई और ये भी यहां पर खुल गई, ठीक है। अब जब ये सीसन, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, सीसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसन। और यहां पर आप देख रहे हो ये मांसपेशियां है। जब संकलन की प्रक्रिया होती है तो ये क्या होती है, इसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है और ये मांसपेशियां फूल जाती है और लिंग के आकार में वृद्धि हो जाती है। आ गया समझ में। तो कौन कौन से होगी, सबसे पहले कहां पर आएगा, ब्लैंक पेज पर समझते। सबसे पहले क्या था, वृक्षण। क्या था, वृक्षण पढ़ा हमने। वृक्षण ने क्या उत्पन्न किए, शुक्राणु। साथ ही साथ वृक्षण का एक दूसरा काम है क्या, टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन पैदा करता है और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, गौण लैंगिक लक्षण को पैदा करता है। गौण लैंगिक लक्षण हमने पढ़े वो इसी हार्मोन के कारण होता है। इसको एंड्रोजन बोलते हैं। अब वृक्षण में, वृक्षण किस में होते हैं, वृक्षण होते हैं वृक्षण कोश में। वृक्षण कहां पर होते हैं, वृक्षण कोश के अंदर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि कम तापमान चाहिए, शॉर्ट में ऐसे लिख दो, ठीक है। किसको, वृक्षण को शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए, इसलिए वृक्षण कोश में होते हैं। वृक्षण कोश से क्या निकलती है, शुक्रवाहिका। क्या निकलती है, शुक्रवाहिका, ठीक है। वृक्षण से कहां पर जाएंगे, ये शुक्राणु जाएंगे इसमें, शुक्रवाहिका से शुक्राशय में और प्रोस्टेट ग्रंथि। इन दोनों से क्या निकलता है, पोषक द्रव। इसको शुक्राशय द्रव और प्रोस्टेट द्रव, पोषक द्रव निकलता है, जो क्या करता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। आ गया समझ में। फिर यहां से कहां पर जाएगा, शीशन वाले पास, और यहां से क्या, वीर्य। जब देखो अभी तक तो केवल शुक्राणु थे, जब इसमें शुक्राशय और प्रोटिस्ट द्रव दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, वीर्य। तो वीर्य में क्या होते हैं, वीर्य में एक तो होते हैं शुक्राणु, शुक्र द्रव और प्रोटिस्ट द्रव, प्रोटिस्ट द्रव, ये सारे मिलकर बनाते हैं वीर्य सफेद, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वीर्य में क्या क्या हुए, शुक्राणु हुए, शुक्र द्रव भी है, प्रोस्टेट द्रव भी है, ठीक है। तो ये सारा ये काम किसमें है, ये काम हो रहा है नर जननांग में होता है, ठीक है। देखो मूत्र मार्ग है और मूत्र मार्ग ये दो, ये पूरा मिलकर क्या बना रहे, शीशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा क्या है, नर जननांग। क्या है, नर जननांग है, ठीक है। इससे आप यहां पर समझ सकते हैं। ये सबसे पहले क्या थे, वृक्षण। वृक्षण में से क्या पैदा होती है, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी। वृक्षण किसमें होते हैं, वृक्षण कोश में, क्योंकि शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृक्षण से जो वीर्य शुक्राणु निकले वो कहां पर, शुक्रवाहिका में जाएंगे। शुक्रवाहिका किससे कनेक्ट होती है, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से। ये क्या निकालते हैं, पोषक द्रव निकालते हैं, ठीक है। सारे मिलकर क्या बना देते हैं, वीर्य बना देते हैं। प्रोस्टेट, यहां से वीर्य कहां पर जाएगा, शीशन में, और शीशन से क्या होगा, मूत्र, जहां पर शीशन है ये मूत्र मार्ग और दोनों का कॉमन पथ है, वहां से निकल के वीर्य बाहर निकलता है, ठीक है। और वीर्य के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्खलन। क्या कहलाती है, स्खलन कहलाती है। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। वृक्षण, वृक्षण उदर गुहा के बाहर वृक्षण कोश में उपस्थित होते हैं। तो कहां पर उपस्थित होते हैं, वृक्षण कोश में उपस्थित होते हैं। वृक्षण कोश का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है, इसलिए ये क्या है, बालट। नर युग्मक, नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, यहां पर बनते हैं, कहां पर, वृक्षण में। वृक्षण ग्रंथि कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है कि यह एक तो शुक्राणु उत्पादन करने के लिए नियंत्रण करता है, और साथ ही साथ लड़कों में यौवना आरंभ में जो परिवर्तन, गौण लैंगिक लक्षण परिवर्तन होते हैं, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी होता है।
प्रश्न क्या बन सकता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कार्य करता है, तो आपको लिखना है ये। उसके बाद है दूसरा अंग है शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी क्या काम करते हैं कि ये शुक्राणु वृक्षण से सीधे क्या पर इसके ये शुक्रवाहिनी होती है, ये शीशन तक जुड़ी रहती है। तो शुक्राणुओं को वृक्षण से शीशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, शुक्रवाहिनी। उसके बाद है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या, ये मूत्र और वीर्य दोनों के लिए बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, शीशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां, इसमें दो ग्रंथियां थी, कौन थी, पहला है शुक्राशय ग्रंथि तथा है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो अपने स्त्राव को कहा शुक्रवाहिनी में डालते हैं और इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है। कैसे, तरल माध्यम में आ जाता है और यह माध्यम इन्हें क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है, पोषण प्रदान करता है। अब वीर्य सीधा तो चलने पड़े, उस शुक्राणु को तैरने के लिए क्या द्रव चाहिए, तरल माध्यम चाहिए, तो वो कौन प्रदान करता है, शुक्राशय द्रव और प्रोस्टेट द्रव करते हैं। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्त्राव मिलकर क्या बनाता है, वीर्य। तो जो मैंने आपको लिखवा दिया, तो जो जो हमने इसमें पढ़ा है वो सारा इसके अंदर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप छोटा सा लिख सकते हैं और आपको नर जननांग पूरा याद हो जाएगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन मादा जननांग। क्या पढ़ते हैं, मादा जननांग। नर जननांग को हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मादा जननांग। अब ये जो मादा जननांग है इसकी आकृति कैसी, नाशपति जैसी। जो गर्भाशय है उसकी ये कैसी है, नाशपति के आकार। अब यहां पर देखो कि यहां पर ये दो आपको गुलाबी रंग के दिख रहे हैं, ये है प्राथमिक अंग, उसमें क्या था, वृक्षण। उसी प्रकार इसमें है अंडाशय। क्या है, अंडाशय। और इस अंडाशय से क्या उत्पन्न होता है, अंडाणु, अंड कोशिका क्या पैदा होती है, अंड कोशिका या अंडाणु। अब जब लड़की पैदा होती है या बालिकाएं पैदा होती है तब उसमें ये पहले से ही जो हजारों अंडाणु अंड कोशिका है वो पहले से ही बन जाती है, लेकिन वो कैसे होती है, अपरिपक्व होती है। कैसे होती है, अपरिपक्व होती है। जब वो किशोरावस्था में आते हैं तब उसमें क्या होते हैं कि ये अंड कोशिकाएं परिपक्व होने लगती है और हर महीने में एक अंडा परिपक्व होके इन दोनों अंडाशय में से किसी एक में, दोनों में नहीं आएगा, दोनों में से किसी एक अंडाशय में आ जाएगा। दोनों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडा परिपक्व होके आता है और ये अंडा जब यहां पर आएगा तो आने के बाद क्या होगा कि ये है पहला भाग इसका हो गया अंडाशय। तो अंडाशय का काम क्या हुआ, अंडाशय के दो काम हुए, पहला तो है अंड कोशिका बनाना और दूसरा काम क्या था, जैसे वृक्षण क्या उत्पन्न कर रहे थे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसी प्रकार ये दो हार्मोन उत्पन्न करता है, एस्ट्रोजन। पहला क्या है, एस्ट्रोजन, और दूसरा हार्मोन है उसको बोलते हैं अपन प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे निकलते हैं, तो वो अंडाशय से निकलते हैं। अब ये आप देख रहे हो ये इस प्रकार से है, ये वाली जो संरचना है ये इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। उसमें क्या था, शुक्रवाहिनी, उसी प्रकार इसमें इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसके तीन भाग है, फ्रिम्बी, तुम्बिका और स्टमस। ठीक है, अब ये वाला भाग है, ये क्या करता है कि जब अंडा यहाँ से पैदा होता है सीधा इस अंडे को यहाँ पकड़कर कहां पर लेके आते हैं, इस अंडवाहिनी में लेके आते हैं। ठीक है, तो अंडवाहिनी क्या काम करती है कि अंडे जो अंड कोशिका है उसको अंडाशय से लेकर कहां तक पहुंचाती है, गर्भाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये अंडवाहिनी और इसी में इसके जो स्टमस वाला भाग है यहाँ पर, इसी में क्या होता है, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। प्रश्न आपको पूछे कि मादा जननांग में निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है, क्या निषेचन का मतलब क्या है कि जो शुक्राणु तथा अंडाणु आपस में मिलेंगे कहां पर, तो जब शुक्राणु यहां से प्रवेश करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, पहले यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, फिर दोनों साइड में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन अंडा तो केवल एक ही में होता है। फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आके पहले तो क्या कर लेते हैं, संलयन कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है, अंडवाहिनी में होती है। कहां पर होती है, अंडवाहिनी के अंदर होती है। अब अंडवाहिनी आ गई, पहला भाग क्या था, अंड कोशिका, अंडाशय, दूसरा आ गया अंडवाहिनी, और तीसरा ये जो नाशपति के आकार का आप देख रहे हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। अब इस गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर अंडा बनेगा, जैसे यहाँ पर अंडा बनेगा, अंडा उत्सर्जित होगा, तब ये गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है, किसके लिए, निषेचन के लिए तैयार करता है। चाहे शुक्राणु इसके अंदर आए या ना आए, ये अपने आप को तैयार करता है हर महीने के लिए, हर महीने के लिए अपने आप को तैयार करता है और अपने अंदर ये मोटी सी परत बना देता है। क्या बना देता है, मोटी सी मांसल की परत बना देता है। अब
ये परत बना दी। अगर इसमें आपके शुक्राणु मिल गया और निषेचन हो गया तो क्या ये उपयुक्त परिस्थिति पैदा करके बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर शुक्राणु नहीं आए तो क्या होगा कि हर महीने ये गर्भाशय की जो दीवार है यह टूटेगी, यह टूटेगी, और टूटने के बाद क्या होगा, एक तो रक्त, इसके अंदर से रक्त, और प्लस क्या होगा, श्लेष्मा, ये दोनों मिलकर इससे स्त्राव होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रजोध्रम। पीरियड्स आना जिसको बोलते हैं रजोध्रम, किसके लिए होता है कि अगर क्या होगा कि शुक्राणु आपके नहीं मिलेंगे और निषेचन नहीं होगा तो गर्भाशय ने जो अपने आप को तैयार किया था बच्चा पैदा करने के लिए, ये अपनी परत को तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद ये कहां से कि जो योनि मार्ग है उससे बाहर निकलेगा, जिसी को क्या बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजोधर्म। क्या बोलते हैं, रजोधर्म। इसमें क्या होता है कि योनि से रक्त तथा श्लेष्मा बाहर निकलता है। आ गया गर्भाशय का काम क्या क्या हुआ। अब गर्भाशय आगे जाके एक संक्रिय मार्ग में परिवर्तित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीवा, और इसका अंतिम मार्ग होता है योनि। क्या होता है, योनि। पुरुष में जो मूत्र मार्ग और वीर्य का मार्ग दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही होता है, लेकिन जो मादा होती है उसमें मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं। देखो यहां पर कहीं पे आके आपके मूत्राशय का कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें कनेक्शन था। तो मादा में होता है वो योनि मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा मादा जननांग को। अब यहां पर अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण करता है। तो पहला क्या है, प्राथमिक जननांग क्या है, अंडाशय। क्या पैदा करता है, अंड कोशिका का निर्माण करता है। आगे समझ में। लड़कियों के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे, अंडे कैसे थे, अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौना आरंभ पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। दोनों में से एक अंडाशय, दोनों में नहीं बल्कि दोनों में से एक अंडाशय में हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है। ये तो हो गया पहला काम अंडाशय का। दूसरा काम क्या है कि अंडाशय एस्ट्रोजन तथा कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। कितने हार्मोन, दो हार्मोन, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। वृक्षण क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तीनों हार्मोन आपको याद रखने हैं। काम हो गया किसका पूरा, अंडाशय का काम हो गया पूरा। अब आएंगे अपन कहां पर, अंडवाहिनी, ये वाली, ये जो अंडवाहिनी है ये झालर नुमा, इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। इस अंडवाहिनी पर आते, अंडवाहिनी का काम क्या है, अंडवाहिनी या जिसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडा कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। ये क्या काम करती है कि जो अंडाशय ने जो अंडा पैदा किया है उसको कहां तक, गर्भाशय तक पहुंचाने का काम कौन करेगी, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी करती है। पहला काम तो हो गया ये। दूसरा काम ये है कि जब शुक्राणु उसके अंदर पहुंच जाता है, कहां पर, मादा जननांग के अंदर शुक्राणु पहुंच जाते हैं, तो शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन, जिसको क्या बोलते हैं अपन, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। वो कहां पर होता है, निषेचन अंडवाहिनी में होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मादा जननांग का वह कौन सा भाग है जिसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो कहां पर होती है, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में होती है। अब गर्भाशय, अब आ गया अंडवाहिनी का काम पूरा हो गया। तीसरा अंग है गर्भाशय। अब गर्भाशय कैसा है, थैली नुमा संरचना है, नाशपति के आकार का, जहां पर शिशु का विकास होता है। बच्चा कहां पर बड़ा होता है, गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय के अंदर बच्चा बड़ा होता है और 9 महीने तक गर्भाशय में रहता है। कहां पर रहता है, गर्भाशय में रहता है। शिशु का विकास कहां पर होता है, गर्भाशय में। और अंतिम में गर्भाशय ग्रीवा द्वारा तथा योनि में खुलता है। कहां पर, ग्रीवा तथा योनि में खुलता है, और अंतिम भाग तथा ग्रीवा तथा योनि होते हैं। तो ये हो गया पूरा अपना कौन सा, नर मादा जननांग। मादा जननांग यहाँ पर पूरा होता है। अब हमने नर जननांग भी पढ़ लिया, मादा जननांग भी पढ़ लिया। अब हमको क्या करना है कि इनसे निषेचन, अब मादा जननांग में पहला दो केस आते हैं। पहला केस अगर क्या होगा कि शुक्राणु निकल के कहां पर पहुंच जाएंगे, जब दोनों के बीच में संभोग की प्रक्रिया होती है मादा तथा नर के बीच में, तो क्या होता है, जो संकलन की से जो नर जननांग से वीर्य निकल के मादा जननांग में पहुंचते हैं। अब वहां पर पहुंचेंगे तो पहला केस तो ये होगा कि अगर शुक्राणु वहां पर पहुंच जाते तो होगा निषेचन की प्रक्रिया।
तो फिर बच्चा पैदा होगा। और अगर अंडाशय से अंडा निकल गया और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई तब क्या होगा, तो दोनों केस को हमको पढ़ना है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं कि जब क्या हो, जब अंडे का निषेचन नहीं होता है, जब अंडे का निषेचन नहीं होता है, तो मैंने आपको समझा दिया क्या होगा, प्रजोधर्म स्टार्ट हो जाएगा, गर्भाशय की दीवार टूटने लगेगी, ठीक है, ये वगैरह। तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। जो गर्भाशय होता है अपने आप को तैयार करता है, और गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो मांसल व स्पॉन्जी हो जाती है, मतलब उसके ऊपर जो मांसल या स्पंज की तरह ये क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है। इस प्रकार से ये बना लेता है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होता है। यदि निषेचन नहीं होता, निषेचन नहीं होता है तो भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, इस भित्ति की कोई आवश्यकता नहीं है अगर निषेचन नहीं होता है। अब इस भित्ति का क्या होगा, तो अंततः ये परतें धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से किसके, रक्त और म्यूकस, म्यूकस या श्लेष्मा के रूप में बाहर निकलती है। और यह चक्र लगभग हर महीने के समय होता है, लड़कियों में हर महीने यह होता है, और इसे क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं। प्रश्न क्या बनेगा, ऋतुस्राव तथा रजोधर्म को परिभाषित कीजिए या समझाइए। तो आपको लिखना है कि अंडाशय हर महीने अपने आप को निषेचन के लिए तैयार करता है। इसके लिए इसकी भित्ति स्पॉन्जी तथा मांसिल हो जाती है, लेकिन जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो यह भित्ति धीरे धीरे टूटकर किसके साथ, किसके साथ, रक्त तथा म्यूकस के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं। यह हर महीने हर समय होता है। अब महिलाएं होती है उसमें 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंडा उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। अब अंडा उत्पन्न होना ही बंद हो जाएगा तो ये गर्भाशय कोई दीवार नहीं बनाएगा, और उनमें जो ऋतुस्राव होता था वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ऋतुस्राव बंद होने को क्या बोलते हैं अपन, रजोधर्म, क्या बोलते हैं, सॉरी रजोधर्म तो रजो निर्वती बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रजो निर्वती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजो निर्वती। निर्वती का मतलब निर्वती, किसी से छुटकारा पा लेना, ठीक है। तो रजो निर्वती किसको बोलते हैं, ऋतुस्राव के बंद होने को रजो निर्वती कहते हैं। प्रश्न, ऋतुस्राव और रजो निर्वती किससे कहते हैं, ठीक है ये। अब दूसरा केस लेते हैं। अगर क्या हो जाएगा, अगर क्या होगा कि शुक्राणु है वो कहां पर पहुंच जाएंगे, शुक्राणु पहुंच जाएंगे कहां पर, कहां पर पहुंच जाएंगे, मादा जननांग के अंदर। तब क्या होगा, तो तब क्या होगा कि ये शुक्राणु यहां से प्रवेश करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये पूंछ वाले होते हैं, ये तैरते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ आधे इस साइड जाएंगे, आधे इस साइड जाएंगे। अब मान लो इस अंडाशय ने अंडा उत्पन्न किया है, इस अंडाशय ने अंडा उत्पन्न किया है। अब ये अंडा क्या होगा, अंडा आएगा यहाँ पर, और इसके द्वारा, इस फ्रिम्बी के द्वारा क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और यहाँ से आएगा यहाँ पर। अब इस वाले भाग में जब ये शुक्राणु आएगा तो दोनों आपस में मिलेंगे, और मिलने से क्या होगा, निषेचन। मिलने से क्या होगा, निषेचन होगा। और दोनों जब मिलते हैं, निषेचन यहां पर मैं लिख देता हूं, अंड कोशिका प्लस शुक्राणु, अंड कोशिका प्लस शुक्राणु, इसको दोनों आपस में मिलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, निषेचन। अब ये जो निषेचन हो गया, इस निषेचन से एक कोशिकीय संरचना बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जाइगोट बनेगा, और धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा 3 से 4 कोशिका युक्त, 8 कोशिका युक्त जब ये हो जाएगा, तब ये क्या होगा, इस गर्भाशय की दीवार के पास आएगा। और गर्भाशय की ये दीवार है, गर्भाशय की जो ये दीवार है यहां से चिपक जाएगा, यहां से एक संरचना के माध्यम से चिपक जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। कैसे चिपकता है मैं आपको बता दूं। ये वाला देखो, सबसे पहले देखो शुक्राणु आ गए, और यहां पर दोनों का क्या हो गया, यहां पर अंडाशय से अंडा आया, और क्या बन गया, युग्मक। देखो यहां पर शुक्राणु आके मिल रहे हैं अंडाणु के अंदर, तो ये तो हो गया निषेचन। देखो शुक्राणु आके कहां पर पहुंच गए, यहां पर। फिर बना एक कोशिकीय जाइगोट, और ये जाइगोट, अब बच्चा कैसे बड़ा होता है, जाइगोट हो गया, और धीरे धीरे 4 कोशिका, फिर 8 कोशिका, फिर कोशिकाओं में विभाजन होता है, ठीक है। धीरे धीरे 9 महीने तक आते आते क्या बन जाता है, पूरा बच्चा विकसित हो जाता है। इस प्रकार से देखो, सबसे पहले यहाँ पर पहला वीक था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ,
फर्टिलाइजेशन होने पर पहले 2 वीक में बना, फिर 3 वीक में, ठीक है, 4 वीक में इतना बड़ा बन गया, 5वें वीक में, 6ठे वीक में, 7वें वीक में, 8वें वीक में, ठीक है, 9वें में, सॉरी यहाँ पर वीक गलत है, मंथ, ठीक है, और फिर 9वें महीने में ये इतना बड़ा पूरा हो जाता है। अब ये देखो ये वाला, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। अब ये देखो ये गर्भाशय, ये क्या है, गर्भाशय। अब गर्भाशय से इस प्रकार के देखो ये संरचना बनाई पूरी ये, और इससे पूरा ये बच्चा है वो चिपक जाता है, और ये देखो ये झिल्लीनुमा संरचना इस बच्चे से जुड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब ये इससे चिपकने का, ये प्लेसेंटा का काम क्या है कि इससे क्या होगा कि ये जो बच्चा है अब इसको क्या करना है, इसको पोषण भी चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ भी ये त्यागता है। तो अब ये प्लेसेंटा क्या करेगा कि ये इसका कनेक्शन होता है गर्भाशय से, और प्लेसेंटा रक्त, माँ के जो रक्त होता है उससे क्या करता है कि पोषक पदार्थ ग्रहण करता है। क्या करता है, पोषक पदार्थ ग्रहण करता है। और ये जो बच्चा अपशिष्ट पदार्थ पैदा करता है वो भी कहां पर छोड़ता है, प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के शरीर में छोड़ देता है। क्या करता है, माँ के शरीर में छोड़ देता है, ये करता है प्लेसेंटा काम। तो इस प्रकार से ये जुड़ा होता है। आपको पूछेगा कि वह कौन सी संरचना है जिसके माध्यम से जो बच्चा है माँ के गर्भाशय से चिपका रहता है, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल के उसको प्लेसेंटा को काट के माँ से अलग किया जाता है। तो आ गया समझ में कि किस प्रकार से बच्चा पैदा होता है और किस प्रकार से अगर उसमें क्या होगा, निषेचन होगा। तो निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है, जब शुक्राणु तथा अंडाणु मिलते हैं तो पहली जो कोशिका बनती है उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट भी लिख दिया आप, जाइगोट, ठीक। जो गर्भाशय में रोपित होता है, गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मज में विभाजन तथा विभेदन होता है। क्या होता है, विभाजन तथा विभेदन होता है, तथा किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब है प्लेसेंटा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, प्लेसेंटा। यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी रहती है। कैसे धसी रहती है, इस प्रकार से धसी रहती है, इस प्रकार से ये धसी रहती है। इसका कार्य क्या है, प्लेसेंटा का कार्य, ये मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषक भ्रूण को प्रदान करता है। फिर दूसरा काम क्या है, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान कौन करता है, प्लेसेंटा ही करता है। कहां पर, मां के रक्त में। अंडे के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं, और इस गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, 9 महीने में। और 9 महीने के बाद क्या होता है, बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये हो गया, निषेचन होता है तब। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो मानव होता है उसमें जनन प्रक्रिया होती है। मानव में क्या होती है, जनन प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। अब है अगला टॉपिक अपना है जनन स्वास्थ्य। क्या टॉपिक है, जनन स्वास्थ्य। और इसी टॉपिक के साथ अपना जो चैप्टर है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूले, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अपन स्टार्ट टॉपिक करते हैं अपना जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य है क्या। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्ची 10 साल की है और आदमी 40 साल का है, दोनों का विवाह कर लेते हैं। अब कम समय में ये बच्ची मां बन जाती है, कई बार इस बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि गर्भ धारण नहीं करना होता है लेकिन फिर भी गर्भ धारण कर लेते हैं, बिना ज्ञान के लोगों के, बिना लोग गर्भ धारण कर लेते हैं। अब उस गर्भ धारण से छुटकारा पाने के लिए बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की परामर्श से सीधी गोलियां, टैबलेट वगैरह हार्मोनल गोलियां ले लेते हैं, जिसका उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जनन स्वास्थ्य में हमको ये पढ़ना है कि जनन करने के लिए सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, सामूहिक रूप से कोई व्यक्ति कब परिपक्व है, और अगर वो गर्भ धारण कर लेता है तो सही युक्तियां क्या है, किस प्रकार से सही युक्तियां, उनके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य। क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है कि जनन से संबंधित सभी आयाम, जनन से संबंधित सभी आयाम, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, सामाजिक, मानसिक, ठीक है, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना ही क्या है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। रोग, अब बहुत से ऐसे रोग वगैरह होते हैं जो क्या होते हैं, जो यौन क्रियाओं के द्वारा फैलते हैं। अब उनके बारे में अगर हमको पता नहीं होगा, हम उनके बारे में जानेंगे नहीं तो उनसे बचेंगे कैसे, उनसे बचने की युक्तियां कैसे अपनाएंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानना ही क्या है, जनन स्वास्थ्य के अंदर अपन पढ़ते। तो पहला है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लैंगिक संचरण से फैलते हैं, मतलब यौन क्रियाओं से एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में
चले जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, रोगों का लैंगिक संचरण बोलते हैं। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी होता है। अब कौन कौन से, पहला है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित कुछ रोग होते हैं जो लैंगिक संचरण के द्वारा फैलते हैं। पहला है गोनेरिया और सिफिलिस। अब गोनेरिया तथा सिफिलिस में क्या होते हैं कि जो जननांग होते हैं, मादा जननांग वगैरह जो भाग होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाते हैं कि छोटे छोटे उसमें से उसके अंदर पल्स वगैरह जम जाते हैं और छाले वगैरह हो जाते हैं और ये आनुवंशिक की तरफ फैलते हैं, जिसको क्या गोनेरिया तथा सिफिलिस। अब ये रोग है, ये जब यौन क्रिया होती है, यौन संचरण से ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो पहला है कि लैंगिक संचरण द्वारा जीवाणु से होने वाले रोग कौन से है, प्रश्न बनता है तो गोनेरिया तथा सिफिलिस। ठीक है। दूसरा है विषाणु जनित रोग। अगर आपने देखा होगा कि एड्स है वो फैलता है किससे, लैंगिक संचरण से फैलता है। तो एड्स है वो HIV वायरस के द्वारा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एड्स। अब ये एड्स है, ये भी क्या है, लैंगिक संचरण से फैलता है। दूसरा है वसा। अब इस लैंगिक संचरण से ये रोग तो फैल रहे हैं, अब इनसे बचने का उपाय क्या है, तो इनसे बचने का उपाय है कि कॉन्डम के उपयोग से, कॉन्डम क्या है इसको हम आगे समझेंगे, कॉन्डम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है, कुछ सीमा तक इनको रोका जा सकता है कॉन्डम के प्रयोग से। अब गर्भरोधन। गर्भरोधन क्या होता है कि जब व्यक्ति क्या करता है, अनावश्यक रूप से महिला गर्भ धारण कर लेती है और वो अभी कुछ ऐसी स्थितियां है, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, कि वो बच्चा पैदा करना नहीं चाहती है, तब क्या किया जाता है कि उस गर्भ धारण को रोका जाता है कि यौन क्रिया भी हो लेकिन गर्भ धारण न हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं देना है आपको, शुक्राणु तथा अंडाणु को एक दूसरे में मिलने नहीं देना, तो निषेचन होगा ही नहीं और गर्भ धारण होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे कि या तो क्या करेंगे, शुक्राणु को रोक देंगे या अंडाणु को रोक देंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। तो इसको रोकने के लिए जो युक्तियां अपनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, गर्भरोधन युक्तियां। गर्भरोधन क्या है, गर्भ धारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। अब इसके लिए यांत्रिक अवरोध, यांत्रिक अवरोध क्या है कि इनको शुक्राणु है उसको गति करने से रोक देते, तो शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने देना। यांत्रिक अवरोध में क्या होता है कि शुक्राणु को अंड कोशिका तक अपन को पहुंचने नहीं देना है। इसके लिए शीशन को ढकने वाले कॉन्डम का प्रयोग करना। ठीक है। अब कॉन्डम क्या होता है कि ये रबड़ का बना हुआ इस प्रकार की संरचना होती है, जिसको क्या किया जाता है कि नर का जो शीशन होता है उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि शुक्राणु निकलेंगे तो वो उसी में वीर्य निकलेगा, वो इसी में रह जाएगा और शुक्राणु है वो अंडाणु तक नहीं पहुंचेंगे। उसी प्रकार है जो मादा कॉन्डम भी आते हैं, जिसको कहां पर पहुंचा जाता है, योनि के अंदर, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। तो ये है कॉन्डम। उसके बाद योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप भी रखी जाती है, जो क्या किया जाता है, शुक्राणु सीधे उसी में चले जाते हैं। अब बढ़ते अपन आगे। ये तो थी यांत्रिक युक्तियां, यांत्रिक युक्तियों में क्या थी, कॉन्डम का प्रयोग। अब दूसरा है रासायनिक तकनीक। अब रासायनिक तकनीक में क्या किया जाता है कि मादा में अंडे को ही न बनने देना, अंडा है वो बनेगा ही नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है, हार्मोनल टेबलेट दी जाती है, जैसे कि बीगेप वगैरह आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या करते हैं, ये अंडे को ही बनने नहीं देते। अब अंडा बनेगा ही नहीं तो बच्चा पैदा होगा नहीं। इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है और इसके अन्य प्रभाव भी है। ये क्या करता है, शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। कई बार क्या होता है, लगातार इन गर्भ निरोधक गोलियों को लेने से भविष्य में जो लड़कियां वगैरह है वो मां नहीं बन पाती है। तो ये भी क्या है, इसके विपरीत प्रभाव है, इसलिए ये तरीका इतना उपयुक्त नहीं। अब इसके बाद है IUCD, इंट्रायूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब ये क्या होता है कि इस प्रकार से आपने देखो कॉपर, ये लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भ धारण नहीं होता है। अब इसमें क्या किया जाता है, जो गर्भाशय के आप देखोगे गर्भाशय किस प्रकार से, इस प्रकार से था, तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, इस प्रकार की कॉपर की टी डाल देते हैं। ये देखो, ये इस प्रकार की कॉपर की टी डालते हैं। अब ये टी डालेंगे तो ये दोनों गर्भ वाहिनी को यहां पर रोक देगा और यहां पर रोक देगा। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है, अंड वाहिनी में, तो शुक्राणु यहां पर आकर ही रुक जाएंगे, इसमें नहीं जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है कि इस कॉपर से जो आयंस निकलते हैं वो क्या करते हैं, जो इस यहाँ के जो सर्वाइकल द्रव होता है उसको गाढ़ा कर देते हैं, जिससे शुक्राणु गति नहीं कर पाते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है, साथ ही में रासायनिक का, यांत्रिक में कॉन्डम का प्रयोग किया जाता है। रोग याद रखने हैं आपको, जीवाणु से होने वाले कौन, गोनेरिया, सिफिलिस। उसके बाद है वायरस से होने वाला एड्स। अब एक
अन्य तरीका है शल्य चिकित्सा के द्वारा, जहां पर क्या करेंगे, ऑपरेशन करके क्या करेंगे कि परमानेंट इलाज कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं नसबंदी। पुरुषों में शुक्र वाहिनिका को रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना। अब क्या करेंगे कि ये हमारे जो वृक्षण है, ये क्या है, वृक्षण। अब वृक्षण से निकलती है शुक्र वाहिनियां, क्या करेंगे कि शुक्र वाहिनिकाओं को सीधा यहां से काट देंगे, बीच में से काट देंगे। ये देखो शुक्र वाहिनी जा रही है, तो अब यहां से इसको काट देंगे और काटने के बाद उसको उल्टी दिशा में क्या करेंगे, उसको टाके लेके सिल देंगे। ये लेके टाके लेके इसको सिल दिया। अब देखो शुक्राणु बन तो रहे, शुक्राणु तो बन तो रहे, लेकिन कहा नहीं जा रहे, शुक्र वाहिका में आगे नहीं जा रहे हैं, सीसन में नहीं जा रहे। अब शुक्राणु जाएंगे नहीं तो क्या होगा कि बच्चा पैदा होगा ही नहीं। ठीक है, अब पुरुष में इस नसबंदी को क्या बोलते हैं, वैसोटोमी। क्या बोलते हैं, वैसोटोमी। वैसोटोमी। नसबंद पुरुष व शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें शुक्राणुओं का स्थानांतरण रोक दिया जाता है। इसी प्रकार महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी होती है। क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी, जो महिलाओं में नसबंदी की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब थी, फैलोपियन ट्यूब थी कि सीधा क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को बीच में से यहां से काटकर उल्टी दिशा में टाके ले लेंगे। अब ये फैलोपियन ट्यूब में तो यहां पर आएंगे शुक्राणु, लेकिन आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा, बच्चा पैदा होगा ही नहीं। तो इसको नाम याद रखना, पुरुषों में ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं पुरुषों में वैसोक्टोमी और महिलाओं में क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। महिलाओं में अंड वाहिनी को अवरुद्ध कर अंडे के स्थानांतरण को रोकना। अब है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या किसे बोलते हैं, एक है अन्य पॉइंट है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या किसको बोलते हैं कि मादा भ्रूण को, भ्रूण बन गया, जैसे कि क्या हुआ, निषेचन की प्रक्रिया होगी और भ्रूण भी बन गया। अब भ्रूण प्लेसेंटा से जुड़ गया, अब भ्रूण को गर्भाशय के अंदर ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं। क्या देते हैं, मार देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। अब एक इसमें एक कोटेशन लिखा कि एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात लड़की तथा लड़के समान संख्या में होने चाहिए। तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैल जाएगी, वह भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग के निर्धारण जैसी घटनाएं नहीं होगी। कई बार लोग क्या करते हैं कि गर्भस्थ शिशु की जांच सोनोग्राफी तथा अन्य तकनीकों के द्वारा क्या कर देते हैं कि गर्भ में ही बच्चे का पता लगा लेते हैं कि लड़की है या लड़का। अगर लड़की है तो उसको गर्भ में ही उसकी हत्या कर लेते हैं, जो जिससे क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या बोलते हैं। तो ये हो गया अपने जनन स्वास्थ्य के सारे टॉपिक। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा नर जननांग, मादा जननांग, निषेचन होता है तब क्या होता है, निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है, फिर हमने पढ़ा जनन स्वास्थ्य। अब इस सबको आप एक छोटे से चार्ट में बनाकर आप इसको लिख सकते हैं और पूरा शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और मिलते हैं हम अगले क्लास में, जहां पर हम अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की फिजिक्स और उसमें सबसे पहले हम लेंगे प्रकाश वाला चैप्टर। तो अरावली पाठशाला को जल्दी से सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।